बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा अब्दुल जलील कुरैशी। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है मीन शिफ्ट आउटलायर डिटेक्शन। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि यांग और सुसांटो और पासी फ्रंटी ने लिखा है। तो इसके ऊपर हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मेन जो इसकी टाइटल ही बता रहा है आउटलायर डिटेक्शन से रिलेटेड है। तो हमारा एजेंडा ऑफ द प्रेजेंटेशन है वो आउटलायर क्या होता है, फिर इससे डील किस तरह से किया जाएगा वो जाता है, और फिर मीन मेथड शिफ्ट आउटलायर डिटेक्शन, और फिर एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स हैं कुछ, और फिर एल्गोरिज्म की टाइम कम्प्लेक्सिटी है और कंक्लूजन है। सबसे पहले हम आउटलायर के बारे में बात करते हैं कि आउटलायर क्या होता है। तो आउटलायर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग डाटा या टिपिकल डाटा से डेविएट करते हैं, और जो कि आपके रिजल्ट्स के साथ या स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के साथ या फिर डाटा एनालिसिस के साथ बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। तो इनको रिमूव किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, तो इसलिए इनको रिमूव किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, बिजनेस एग्जांपल है और एक अनदर एग्जांपल है। अगर हम बिजनेस एग्जांपल की बात करें तो टाइपो एरर एक ई कॉमर्स वेबसाइट के डाटा ऑपरेटर से हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक आईफोन 12 अगर वो एंट्री कर रहा है और उसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, अगर तो वो बाय मिस्टेक 20 ऐड कर देता है, तो उससे क्या होगा कि ग्राफ ऑफ सेल जो है उसमें भी इंक्रीज होगा, और उसका जो लॉस होगा कंपनी का या ई कॉमर्स साइट को, तो उसका भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो उससे ये पता चलेगा कि ये आउटलायर है। क्योंकि एकदम से इस तरह से हाइक आई है। तो दूसरी चीज जो होगी वो ये है कि एवरेज अमाउंट विद इन पीपल ऑफ फोर, मतलब कि ग्रुप ऑफ फोर पीपल्स, यानी चार लोगों का अगर ग्रुप है उसके अंदर तीन बंदों के पास 10 रुपए हैं और एक के पास 10,000 है, तो ये 10,000 वाला आउटलायर है, क्योंकि एवरेज अमाउंट को जो है वो ये चेंज कर देता है। जब एवरेज निकाली जाएगी तो वो 10,000 भी ऐड होगा, तो उसकी वजह से बड़ा इफेक्ट आएगा रिजल्ट के ऊपर। तो ये जो एक बंदा है जिसके पास बाकियों से ज्यादा है अमाउंट है, तो वो एक आउटलायर कहलाया जाएगा। तो आउटलायर की वैल्यू ये है, और इसकी रिमूवल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये डाटा के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालता है। तो हम किस तरह डील करते रहे हैं, ये जो प्रपोज पेपर है उससे पहले के दौर में और प्रपोज पेपर के अंदर जो नया आइडिया है वो क्या कह रहा है। मतलब सबसे पहले अगर हम अप्रोचेस देख लेते हैं। अप्रोचेस ये हैं कि अब आउटलायर को डील करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास डाटा पॉइंट्स कुछ नजर आ रहे होंगे आपको डॉटेड फॉर्म में। तो अगर इनको डायरेक्ट क्लस्टर पहले बना देते थे, ठीक है। दूसरा ये है कि आप उसका पहले आउटलायर रिमूव कर दें और उसके बाद, जैसे कि क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये आउटलायर समझे, इसके बाद क्लस्टरिंग करें। तीसरा ये है कि पहले क्लस्टरिंग कर लें उसके बाद आउटलायर रिमूव करें। तो जो प्रपोज्ड आइडिया है वो मीन शिफ्ट कैलकुलेशन, या फिर एक तरह से कह लें जो प्री प्रोसेसिंग है, वो पहले आप मीन शिफ्ट करें उसके बाद क्लस्टरिंग करें, तो उसके बाद रिमूवल कर दें। तो ये एक प्रोसीजर जो है वो ये प्रपोज्ड आइडिया है। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चाहते हैं तो प्रपोज्ड आइडिया वो यही बता रहा है कि प्री प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर डिटेक्ट कर लें आप आउटलायर्स को। और इसके दो तरीके होते हैं वैसे आउटलायर डिटेक्शन के, जो जनरल दो तरीके हैं। एक ये है कि स्कोरिंग, और दूसरा थ्रेश होल्डिंग। स्कोरिंग के जरिए और थ्रेश होल्डिंग के जरिए आप आउटलायर डिटेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो होता है वो जिसका डिस्टेंस या फिर डाटा विद हाईएस्ट स्कोर जो होता है उसको लेबल कर दिया जाता है आउटलायर। और आउटलायर डिटेक्शन के लिए के एन एन यूज होता है ज़्यादातर। के एन एन जो है वो एक क्लासिफिकेशन मॉडल या फिर मेथड है जो कि के नियरेस्ट नेबर इसकी जो मीनिंग बनता है। और के नियरेस्ट नेबर का एक एग्जांपल हम आगे देख लेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन मेथड है असल में। इसके अंदर ये होता है कि अगर डिफरेंट क्लासेस हैं बनी हुई, यानी कि कैट, डॉग और कैमल की, तो एक न्यू डाटा पॉइंट आता है हमारे पास, तो उसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो उसके नेबर्स के साथ हम डिस्टेंस चेक करते हैं, और अगर उनका जिसका जिसके साथ उसका कम से कम डिस्टेंस होता है तो वो उसको वो क्लास असाइन कर दी जाती है। तो इस तरह से तो ये हो जाता है KNN। पर ये हमारे पास ये जो टेबल नज़र आ रहा है इसके अंदर हमें प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग वर्क्स थे वो किस तरह से आउटलायर डिटेक्शन कर रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहले तो ये है कि आउटलायर्स जो हैं वो जो ज़्यादा नेबर से दूर होता है उसको आउटलायर कह दिया जाता। फिर ग्राफ्स के अंदर जिसके पास सबसे ज़्यादा इन डिग्री ऑफ नोड्स आ रही थी, इन डिग्री थी,
वो कहला दिया जाता आउटलायर, या वेट मैट्रिक्स के अंदर फिर डेंसिटी ऑफ आउटलायर्स देखा जाता, फिर स्कोरिंग न्यूरल नेटवर्क के जरिए देखा जाता। फिर इस तरह ही डिफरेंट तरीके हैं, ये रिकग्नाइज पैटर्न इन डाटा सेट। तो ये पुराना तरीका था। अब जो आ गया है, जो पेपर के मुताबिक है, वो मीन और मेडॉइड शिफ्ट प्रोसेस है। मीन और मेडॉइड शिफ्ट असल में, उससे पहले हमने KNN के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था कि वो नेबर्स के साथ के नंबर ऑफ नेबर्स, के जो है असल में नंबर ऑफ नेबर्स आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब कि अगर हम 4 NN कर दें, 4 नियरेस्ट नेबर्स, तो वो जो नया पॉइंट होगा वो अपने 4 नियरेस्ट नेबर्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और उनमें से जिसके साथ नियर होगा तो वो उसके साथ क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो इनका मेजरिंग जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन के जरिए होता है, और स्कोर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा हो उसको आउटलायर कहला दिया जाता है। तो ये एक हमारे पास इमेज है, ये एग्जांपल है कि जो मीन शिफ्ट वाला और मेडॉइड शिफ्ट का एग्जांपल है वो इस तरह से हो रहा है कि सबसे पहले, बल्कि ये मीन शिफ्ट की एग्जांपल है, इसके अंदर एक ऊपर वाला जो है वो आउटलायर नहीं है और नीचे वाला आउटलायर है। नीचे वाली एग्जांपल, तो आउटलायर किस तरह से नहीं है? सबसे पहले तो हमारे पास ब्लू जो डाटा पॉइंट है उसके 4 नियरेस्ट नेबर्स के साथ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसका मीन निकाला। तो मीन जो निकाला, तो जो सेकंड इमेज के अंदर हमें रेड पॉइंट नजर आ रहा है ब्लू पॉइंट के नीचे, वो मीन लोकेशन है। ठीक है। तो जब उस मीन लोकेशन के साथ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो एग्जिस्टिंग पॉइंट का, एग्जिस्टिंग डाटा पॉइंट का जो मीन के साथ डिस्टेंस आ रहा है वो 12 आ रहा है। और जबकि नीचे वाली एग्जांपल के अंदर नॉइस पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है ये ब्लू, उसको आप देख सकते हैं कि वो अपने 4 नियरेस्ट नेबर्स से कितना दूर है। और इसका जो मीन आ रहा है वो मीन उनके मिड में ही आएगा ऑब्वियसली। तो मीन जो है वो रेड पॉइंट आ रहा है। तो अब इन दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 203 आ रहा है, तो ये आउटलायर डिस्टेंस, आउटलायर स्कोर कहेंगे। और ये जो है ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन से काफी ज्यादा बाहर होगा। और इस तरह से ये इसको आउटलायर हम कहेंगे, क्योंकि ये आउटलायर स्कोर है, ये डिस्टेंस से मेजर हो रहा है और ये मीन वैल्यू के साथ मेजर हो रहा है। तो अब हम अगर देखें तो इसके दो वेरिएंट्स हैं, मीन और मेडॉइड शिफ्ट। ठीक है। मीन शिफ्ट के अंदर हमने बता दिया कि अपने नियरेस्ट नेबर्स से मीन लेते हैं, और मीन का जो पॉइंट आता है, मीन लोकेशन जो आती है उसके ऊपर हम उस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि इधर मीन शिफ्ट के अंदर नजर आ रहा है, रेड पॉइंट के ऊपर ये जो न्यू पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मीन शिफ्ट आ जाता है। ये डेंसर एरिया की तरफ लेके आता है पॉइंट्स को, ताकि हम आउटलायर्स को रिमूव कर सकें, और अगर एक आउटलायर स्कोर उससे बाहर है तो हम उसको बाहर कर दें। फिर मेडॉइड शिफ्ट की बात आ जाए, मेडॉइड क्या होता है? मेडॉइड जो सबसे ज्यादा जिसके करीब है, जिसका जिस पॉइंट का सबसे कम डिस्टेंस हो। ठीक है। तो वो मेडॉइड कहलाया जाता है। अब यहाँ पे मेडॉइड के ऊपर, यहाँ पे मेडॉइड शिफ्ट के अंदर जो न्यू पॉइंट है उसको मेडॉइड की लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आउटलायर इस तरह से रिमूव, या फिर मतलब कि इसकी फिल्टरिंग हो जाती है। तो ये मेडॉइड की पोजीशन पे आ जाता है, और मीन शिफ्ट के अंदर मीन पोजीशन के ऊपर आ जाता है। तो और दूसरी चीज इसमें यह है कि इसके 4 वेरिएंट्स हमने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, मीन शिफ्ट और मेडॉइड शिफ्ट और मीन और मेडॉइड प्लस। मीन और मेडॉइड प्लस के अंदर बस डिफरेंस ये है कि वो रेफरेंस सेट जो हैं उसके अंदर रेफरेंस सेट यूज करता है। रेफरेंस सेट क्या होते हैं कि उसके अंदर लोकेशन, मूवमेंट से पहले की, शिफ्टिंग से पहले की लोकेशन और शिफ्टिंग के बाद की, दोनों को सेव रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास आउटलायर डिटेक्शन आ जाता है। आउटलायर डिटेक्शन भी बिल्कुल आउटलायर फिल्टरिंग की तरह है, पर यहाँ पे हम आउटलायर स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन आउटलायर स्कोर की होती है। और उसके बाद जैसे मैंने एक्सटेंडेड रेफरेंस सेट का बताया था कि ये कंपेयर करता है लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर द शिफ्टिंग। मतलब जो पहले एक ऑब्जेक्ट जो रेड पॉइंट था, ब्लू पॉइंट था यहाँ पे, अब जिस तरह ये बाहर वाला पॉइंट है, इसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन है, और इसको मेन शिफ्ट के बाद रेड पॉइंट के ऊपर इसकी लोकेशन आ जाती है। तो इसके दरमियान डिस्टेंस जो कैलकुलेट हो रहा है ये हो रहा है एक्सटेंडेड रेफरेंस सेट के अंदर। तो जब उसके रिजल्ट जो आता है वो एक आउटलायर स्कोर कहलाया जाता है। तो आउटलायर फिल्टरिंग जो है एल्गोरिदम, वो यूज करता है के मीन और रैंडम स्वैप क्लस्टरिंग के लिए। ठीक है। क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं, इनके अंदर दोनों के अंदर एरर्स होते हैं, पर जो रैंडम स्वैप है उसका क्लीन डाटा, यानी जिसके अंदर आउटलायर 0% है, उसके अंदर इसका रिजल्ट रैंडम स्वैप का बहुत अच्छा आ रहा है मीन और मेडॉइड शिफ्ट के साथ। और जबकि के मीन्स के अंदर 0% आउटलायर्स के अंदर भी 3.27
सम सेंट्रोइड इंडेक्स आ रहा है, ये एक मेजरमेंट इंडेक्स है। और ये जो के मीन्स और रैंडम स्वैप है, ये दोनों क्लस्टरिंग टेक्निक्स हैं। और क्लस्टरिंग लेवल के ऊपर मेजरमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रोइड इंडेक्स है। एक सेंट्रोइड इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 के करीब होगी तो इसका मतलब होगा कि क्लस्टरिंग सही हुई है बिल्कुल। तो सेंट्रोइड इंडेक्स एक मेजरमेंट है कि क्लस्टरिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो और दूसरा आउटलायर डिटेक्शन के लिए जो है वो एवेल्युएशन होती है 0 और 1 के दरमियान, और वो है ROC और AUC की वैल्यू के दरमियान। तो अगर 0 के करीब होगा तो वो वर्स्ट है, और अगर 1 के करीब जाएगी वैल्यू तो उसका मतलब है कि आपकी आउटलायर डिटेक्शन जो है बिल्कुल ठीक हुई है 1 के करीब। तो अगर हम आगे स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, इसको हम कह सकते हैं कि AUC वैल्यू है, या फिर CI वैल्यू है, सेंट्रोइड इंडेक्स। और नीचे जो है वो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं। तो नॉर्मल पॉइंट्स जो है वो 0 के करीब तरीन लाया कर रहे हैं। तो जिस तरह आपका वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है तो वो आउटलायर्स भी बढ़ रहे हैं। तो CI के करीब वैल्यू जितनी होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो नॉर्मल पॉइंट्स उस जगह पे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह अगर हम आगे जाएं तो क्लस्टरिंग रिजल्ट्स के बारे में टेबल 3 to 9 बता रहे हैं कि मैंने जैसे पहले बताया था, रैंडम स्वैप 0% आउटलायर्स अगर हम डाटा सेट, क्लीन डाटा सेट इसको देते हैं तो CI इक्वल टू ये 0 लेके आता है, जबकि के मीन्स जो है वो 0% आउटलायर्स के साथ भी सेंट्रोइड इंडेक्स 3.27 दे रहा है। और प्रपोज्ड आइडिया जो है वो नंबर ऑफ आउटलायर्स की परसेंटेज ज्यादा करते जाएं तब भी ये रिजल्ट अच्छा देता है। और दोनों के साथ अच्छा देता है, आउटलायर्स और के मीन्स, रैंडम स्वैप और के मीन्स के साथ। बल्कि रैंडम स्वैप जो है वो 8% तक एक अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन के मीन्स जो है 8% के बाद रिजल्ट अच्छा देता है। और डेटा की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई रिजल्ट डिटेरियोरेट्स नहीं होती, मतलब कि परफॉर्मेंस बुरी नहीं होती, परफॉर्मेंस अच्छी होती है प्रपोज्ड आइडिया की। और जिस तरह यहाँ पे हमने इस प्रपोज्ड आइडिया के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जो कि यूज़ हुई हुई हैं, 11 स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो उनसे कंपैरिजन आगे मैं बताऊंगा। तो उनसे कंपैरिजन किया गया है, तो वो जो आपका जो प्रपोज्ड आइडिया है वो उनसे काफ़ी बेहतर है। और वो जो 11 डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो 8% आउटलायर के साथ आगे परफॉर्मेंस उनकी ख़राब हो जाती है। तो ये रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे हम अगर क्लस्टरिंग रिजल्ट्स देखें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स के साथ, अब ये दो क्लस्टरिंग की टेक्निक्स हैं, ये रैंडम स्वैप है और के मीन्स है। अब रैंडम स्वैप की अगर हम देखें 0% के ऊपर, तो मैंने जिस तरह पहले कहा था कि 0% के ऊपर इसका रैंडम स्वैप का रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट और CI इंडेक्स इसका 0 आता है, जबकि के मीन्स के ऊपर इसका 0% आउटलायर्स के साथ 3.27 आ रहा है। तो इसी तरह डिफरेंट क्या नाम है परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स के साथ इधर हमने देखा, और मेथड डिफरेंट मेथड्स यूज किए। यहाँ पे DOD और MOD प्रपोज्ड आइडिया है आउटलायर फिल्टरिंग के लिए। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो प्रीवियस मेथड्स हैं उनके साथ भी हमने कंपैरिजन किया हुआ है। तो जो एवरेज रिजल्ट इसका आ रहा है मीन और मेडॉइड शिफ्ट का, वो 7.63 रैंडम स्वैप में और 7.40 आ रहा है। जबकि हम के मीन्स के अंदर अगर देखते हैं तो इसका 7.18 और 7.46 आ रहा है। और इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन की मेन चीज़ ये थी कि 8% के बाद रिजल्ट आप अगर देखें तो जो दूसरी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनका रिजल्ट ज़रा बुरा होता जा रहा है। जबकि के मीन्स का DOD और MOD का रिजल्ट उतना बुरा नहीं हो रहा जितना बाकियों का हो रहा है। जैसे 128% के ऊपर अगर हम रिजल्ट देखें तो MOD और DOD का 15.73 के मीन्स के अंदर और 16.18 रिजल्ट MOD का आ रहा है, मीन यानी मीन शिफ्ट का। और नीचे अगर हम देखें दूसरी टेक्निक्स का तो 20.55 18.73, और ये डिफरेंट तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनका डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर डिफरेंट आउटपुट है, और रैंडम स्वैप के अंदर भी इसी तरीके से हो रहा है। तो जब हम एवरेज देखते हैं तो मीन और डायोड शिफ्ट की वैल्यू काफ़ी अच्छी आ रही है, और ये CI वैल्यूज के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो अब हम आगे अगर जाते हैं तो प्रपोज आइडिया जो है MOD और DOD ये आउट परफॉर्म करते हैं अदर्स को। और इसके अंदर हम देखते हैं अब दोबारा से, अब AUC वैल्यू के साथ अगर हम कंपैरिजन करें डिफरेंट डाटा सेट्स के साथ, इस प्रपोज्ड आइडिया के अंदर
डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर काम किया गया है जो कि डिफरेंट आउटलायर परसेंटेज शो करते हैं। डिफरेंट आउटलायर क्या नाम है, परसेंटेज है, तो उसके ऊपर हमने डिफरेंट ये मेथड्स यूज किए हुए हैं। तो अब 0 और 1 के पास AUC वैल्यू 0 के पास अगर जाएगी तो उसका मतलब है बुरा रिजल्ट है, 1 की तरफ जाएगी तो उसका मतलब है अच्छा रिजल्ट है। तो अब हम यहाँ पे अगर KDD के ऊपर डाटा सेट के ऊपर देखें तो 0.79 DOD का है, और MOD प्लस का जो है 0.94 है। इसी तरह MOD का 0.92 है। तो इसका मतलब है ये 1 के करीब जा रहा है और ये रिजल्ट अच्छा है। फिर नीचे जाएं तो KNN का भी अच्छा रिजल्ट है। तो ये डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर हम पार्किंसन के ऊपर आ जाते हैं। अगर 75.4% आउटलायर्स हो तो DOD का यानी मेडॉइड शिफ्ट का 0.63 होता है, और मॉड मीन शिफ्ट का 0.66, और इसी तरह मेडॉइड का जो है 0.68 है, और फिर मीन शिफ्ट का 0.60। तो नीचे जाएं तो अब इधर एबॉर्ड जो नाम का है, ये भी एक टेक्निक है, उसका रिजल्ट 0.64 आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो इसी तरह जब एवरेज हम देखते हैं तो ओवरऑल एवरेज जो है मीन शिफ्ट की वैल्यू काफ़ी अच्छी आ रही है, 0.8% इन सबसे अच्छी आ रही है। और उसके बाद फिर हमारे पास आपका KNN, और फिर उसके बाद हमारी मिडॉइड शिफ्ट की रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ओवरऑल एवरेज रिजल्ट जो है वो मीन और मिडॉइड शिफ्ट का रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहा है AUC के मेजरमेंट के मुताबिक। तो अब हम अगर एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम जो है वो मैंने एल्गोरिथम 3 यूज़ किया पेपर में से। और पहले जो दो एल्गोरिथम्स हैं वो मीन शिफ्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। और इधर हम यहाँ पे पहली लाइन में देख सकते हैं कि वाई को वैल्यू जा रही है MS मेथड की, जो कि एल्गोरिथम 1 है, और इसकी हमने जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली थी वो N³ थी। फिर उसके बाद अगर हम जाएं फिर सेकंड लाइन के ऊपर, तो वहाँ पे लूप लगा हुआ है, तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है N+1 है, क्योंकि एक बार फॉल्स होगा। और उसके बाद फिर मेथड के अंदर KNN यूज़ हुआ है, और KNN की अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी N² है। और नीचे फिर दोबारा से एक स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेशन कह लें, तो उसकी N है टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो ये लूप के अंदर जो N² था उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी बाहर वाले लूप के साथ, तो N³ हो जाएगी। तो ओवरऑल जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो N³ ही आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा रिजल्ट N³ आता है। तो ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी इस मेथड की आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो कंक्लूजन यही नज़र आता है कि जो आउटलायर डिटेक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंट्स को देख के हमें पता चलता है कि वो प्रपोज्ड आइडिया जो है वो बाकी स्टेट ऑफ द आर्ट आउटलायर डिटेक्टर्स से काफ़ी बेहतर है। और लार्ज नंबर ऑफ आउटलायर्स के साथ भी इसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होती है। और इसके साथ साथ स्ट्रेंग्स के ऊपर भी ये वर्क करता है, और एक्सटेंडेड डाटा सेट जो है वो भी यूज़ कर रहा है ये, जिसके अंदर आपके पास शिफ्टेड पोजीशन भी, और जो प्रीवियस पोजीशन है उससे डिस्टेंस भी पास रख रहा है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आउटलायर डिटेक्ट करने के अंदर आसानी होती है। और इसके अंदर K वैल्यू और इस तरह की चीज़ें भी हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, और थ्रेश होल्डिंग की भी उस तरह खास ज़रूरत नहीं है। तो ये मेथड इसलिए काफ़ी बेहतर है बाकियों से आउटलायर डिटेक्शन और फिल्टरिंग के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ।